हाँ भाई बच्चों, एक बार चेक करना ऑडियो वीडियो क्लियर है पूरी तरह से। हाँ, सारे बच्चे चेक करो, ऑडियो वीडियो क्लियर है। हम्म क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है ठीक है। देखो, कल का जो सेशन मिलेगा संडे वाला वो रिकॉर्डेड मिलेगा, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। मैं बता देता हूँ, संडे वाला जो सेशन होगा वो रिकॉर्डेड मिलेगा। 5 बजे लाइव आएगा, लाइव नहीं सॉरी, रिकॉर्डेड आएगा। आप उसको 2-3 दिन में आराम से देख लीजिएगा, कोई ऐसी जरूरत की बात नहीं है कि तुरंत आना हो। टॉपिक क्या है? EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। आराम से आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम कराने क्या जा रहे हैं जरा देखो। सबसे पहले जो हम लोगों ने सुबह टॉपिक किया था उसके क्वेश्चन कराएंगे। जो सुबह टॉपिक किया था उसके क्वेश्चन, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ने अभी वो क्वेश्चन देखे ना हो, तो मेरे साथ साथ कर लीजिएगा। जो सुबह हम लोगों ने टॉपिक किया था उसके क्वेश्चन मैंने दिए थे, जैसे हम लोग रेगुलर देते हैं, है ना। तो पहले उसके क्वेश्चन करेंगे। हाँ, कल सुबह ACP सर की क्लास है लाइव, हम रिकॉर्डेड दे देंगे शाम को 5 बजे। आप उसको संडे को मानो संडे को देख लेना, मंडे को मानो मंडे को देख लेना, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे चाहे जब देख लेना, है ना। वो इंडिविजुअल टॉपिक है, 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास का होगा। देखो, सुबह सुबह हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन किया था, उसी हाइपर कॉन्जुगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। सारा खत्म हो गया था, और फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए कि आप सभी लोग करके आएंगे। ये क्वेश्चन दिए थे, तो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे जैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे क्या? कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट नंबर 32। तो चलो, विच कंपाउंड शो हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमिना, बताओ। विच कंपाउंड शो हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमिना। हाइड्रोकार्बन में बेटा ज्यादा से ज्यादा 7 लेक्चर लगेंगे, 7 लेक्चर में हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा। विच कंपाउंड शो हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमिना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या चाहिए? या तो एल्कीन हो, या कार्बोकैटायन हो, या फ्री रेडिकल हो। सबसे पहली कंडीशन तो ये, इन्हीं 3 पे मिलता है। फिर अल्फा कार्बन होना चाहिए, और अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। ये कंडीशन है। तो देखो, इसके पास डबल बॉन्ड तो है मगर अल्फा कार्बन नहीं है। डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन होता है, इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। डबल बॉन्ड है, हाँ, डबल बॉन्ड से अटैच अल्फा कार्बन, मगर अल्फा कार्बन sp3 नहीं है, डबल बॉन्ड लगा है। अच्छा, ये डबल बॉन्ड है, हाँ, इस डबल बॉन्ड से अटैच अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन तो है मगर ये sp3 नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। डबल बॉन्ड है, हाँ है, डबल बॉन्ड से अटैच अल्फा कार्बन, हाँ, अल्फा कार्बन sp3 है, हाँ, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। डबल बॉन्ड है, हाँ, डबल बॉन्ड से अटैच अल्फा कार्बन, मगर अल्फा कार्बन sp3 नहीं है, डबल बॉन्ड लगा है ना, तो sp2 है। तो आंसर इज सी। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोकैटायन, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो देखो, ये प्लस लगा है, प्लस का अर्जेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन, अब इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2। प्लस का अर्जेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2। प्लस का अर्जेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 1। तो 2 प्लस 2 प्लस 1, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है। टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ, अभी काला दिखाई दे रहा है, कुछ देर में सफेद दिखाई देगा क्योंकि स्क्रीन सफेद है, इसलिए काला दिख रहा होगा। अरेंज स्टेबिलिटी, अब इसमें स्टेबिलिटी लगाओ। देखो, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है और इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, इसके पास 2 यहां पर और 2 यहां पर, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, इसके पास
3 यहां पर, 2 यहां पर, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? सी। सेकेंडरी भी है और 5 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर बी क्या है? सेकेंडरी है और 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और ये प्राइमरी है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी सी की है, फिर बी की है, फिर ए की है। विच कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल? अब देखिए, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, इसके पास 4 कार्बन है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि कार्बन के नंबर में डिफरेंस है तो आई इफेक्ट से देखोगे, तो आई इफेक्ट इसका ज्यादा है या इसका ज्यादा है? तो इसका ज्यादा है, तो बी जो है मोर स्टेबल है ड्यू टू आई इफेक्ट। ड्यू टू आई इफेक्ट। हम आई इफेक्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है, यहां पे 1 कार्बन है, वहां पे 4 कार्बन लगे, तो 4 कार्बन का आई इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। अब देखो, यहां नंबर ऑफ कार्बन सेम है, और जब नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो हाइपर कॉन्जुगेशन से करोगे। भाई ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन से नहीं सॉल्व होगा, आई इफेक्ट से सॉल्व होगा। क्यों? कार्बोकटायन के पास 1 कार्बन है और कार्बोकटायन के पास 4 कार्बन है, तो कार्बन के नंबर में डिफरेंस होगा, तो किससे सॉल्व करोगे? आई इफेक्ट से। जब कार्बन के नंबर लगभग सेम होते हैं तब हम हाइपर कॉन्जुगेशन लगाते हैं। जैसे देखो, इसमें मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन लगाया, इन दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन से रिजल्ट निकाला है, इसका इनमें से किसी के साथ किससे निकाला है? आई इफेक्ट से, और चाहो तो हाइपर कॉन्जुगेशन से निकाल लो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें देखो सबके पास लगभग सेम कार्बन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से निकालो। इसके पास क्या जुड़ा है? CH2 CH3, इसके पास क्या जुड़ा है? ये, और इसके पास क्या जुड़ा है? ये। अब देखो, अल्फा हाइड्रोजन 2 है, तो ये 2 बार माइनस करेगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो 1 बार भी माइनस नहीं करेगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो ये 3 बार माइनस करेगा आर्थो पैरा पे। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन हुआ? ये। क्यों? कार्बोकटायन को माइनस मिलेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है सी। तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, सी सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर ए, फिर बी। क्यों? अल्फा हाइड्रोजन इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। बेंजीन डेरिवेटिव मॉर्निंग में पढ़ाया था कि बेंजीन डेरिवेटिव है तो कैसे सॉल्व करोगे, ये बेंजीन डेरिवेटिव है। मेसोमेरिक इफेक्ट ऑफ CCl3 इन कंपाउंड एक्सप्लेन बाय। CCl3 का मेसोमेरिक इफेक्ट किससे एक्सप्लेन होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन से इफेक्ट। CCl3 का मेसोमेरिक इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन से पता चलता है कि ये मेटा डायरेक्टिंग है ना, तो किससे एक्सप्लेन होगा? ऐसे, हाइपर कॉन्जुगेशन से। लास्ट क्लास में ये पढ़ाया है, आज सुबह ये बात आपको सारी बताई थी अच्छे से, यदि ध्यान हो आपको तो आप लोगों ने कर लिया। अब आज की क्लास पे चले, तो चलो अब क्लास चालू की जाए आज की। देखो, अब इसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का टॉपिक पहला देखिए, अब बात करते हैं हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन कैसे निकालोगे? हीट ऑफ कंबशन ऑफ एल्कीन। अब देखिए कैसे निकालेंगे, गौर सुनिए। पहला, हीट ऑफ कंबशन का मतलब क्या होता है? हीट ऑफ कंबशन का मतलब होता है जब 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया जाता है। तो 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करने में सर में कार्बन का डिफरेंस तो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में कार्बन का डिफरेंस तो है ना पवन। बेटा पवन, क्वेश्चन नंबर 5 में कार्बन का डिफरेंस कहां है? कहां है? ये तो एल्काइल ग्रुप अटैच है रिंग के साथ, ये तो रिंग के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है, ये ऐसे लिखा है।
तो ये कार्बन का डिफरेंस नहीं है, ये अटैच्ड ग्रुप का डिफरेंस है। और एक दो कार्बन से कुछ नहीं होता, ये भी मैंने बताया था। ये तो ऐसे लिखा है, ये बेंजीन डेरिवेटिव के ग्रुप हैं। देखो ये बेंजीन के ऊपर ब्रांच लगी है। सुबह तो पढ़ाया है यार आप लोगों को ये बात कि बेंजीन के ऊपर जब कार्बन चेन लगेगी तो हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करोगे, उसमें आई इफेक्ट नहीं देखते हैं। आई इफेक्ट सिर्फ दो कंडीशन में देख रहे हैं। एल्कीन सॉरी एल्कीन में आई इफेक्ट कहां देखते हैं? एल्कीन में सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाता है। तो बेंजीन डेरिवेटिव और एल्कीन में सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे, वहां आई इफेक्ट देखा ही नहीं जाता है। जब नॉर्मल कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल होंगे तब देखा जाता है। ये बेंजीन डेरिवेटिव है, बेंजीन डेरिवेटिव में सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर निकलता है ना। एल्कीन में सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर निकलता है। जब नॉर्मल कार्बोकैटायन होते हैं, नॉर्मल फ्री रेडिकल होते हैं, तब देखते हैं ये बात। हाँ कोई बात नहीं। अब जरा देखो यार बच्चों, हीट ऑफ कंबशन ऑफ एल्कीन। तो हीट ऑफ कंबशन क्या होता है? एक मोल कंपाउंड को बर्न करने में, एक मोल कंपाउंड को बर्न करने में जितनी एनर्जी निकलती है उसे हीट ऑफ कंबशन कहा जाता है। हम कहते क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन कंबशन ऑफ, आप लोगों को ध्यान हो तो थर्मोडाइनमिक्स में यह पढ़ाया है, इन कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। एक मोल कंपाउंड को हीट करने में जो एनर्जी निकलेगी उसे हीट ऑफ कंबशन कहेंगे। अब बात आती है कि हीट ऑफ कंबशन होगी क्या? तो गौर से देखो, सबसे पहली बात, हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, मतलब नंबर ऑफ कार्बन। जितने ज्यादा कार्बन है उतनी ज्यादा हीट ऑफ कंबशन है। भाई जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतनी ज्यादा कंबशन करने में आपको एयर देनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा एयर दोगे उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। भाई जितना ज्यादा फ्यूल जलाओगे उतनी ज्यादा हीट निकलेगी, सिंपल सा बात है। जितना ज्यादा फ्यूल जलाओगे उतनी ज्यादा हीट निकलेगी। मान लो कोई मेरे से कह रहा है कि इसमें हीट ऑफ कंबशन बताओ किसकी ज्यादा है। गौर से देखो सब लोग, ये क्या है? प्रोपीन, और ये क्या है? ब्यूटीन। तो अब आपने मास ज्यादा लिया है तो हीट भी ज्यादा निकलेगी। आपने क्या किया है? मास ज्यादा लिया है तो हीट भी ज्यादा निकलेगी। तो हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर क्या होगा? ये होगा। क्यों? इसका मास ज्यादा है, 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा है, तो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है, सिंपल सी बात है। भाई ज्यादा फ्यूल बर्न करोगे तो ज्यादा हीट निकलेगी, इसमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। आप सिंपल जानते हो, यदि मैं एक एक पेपर को जलाऊंगा तो कम हीट निकलेगी, 10 पेपर को जलाऊंगा तो ज्यादा हीट निकलेगी। तो जितना ज्यादा कार्बन लोगे उतनी ज्यादा हीट निकलेगी, है ना। तो हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड या नंबर ऑफ कार्बन। क्योंकि कार्बन ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। तो ये देखो, मगर कहीं पे मान लो नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तो, जैसे ये देखो देखना बच्चों, जैसे ये गौर समझो, यदि मान लो नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए तो, अब इसमें चेक करो, इसमें चेक करो, ये क्या है? सिस ब्यूटीन, और ये क्या है? ट्रांस ब्यूटीन।
अब मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है, अब इसमें हीट ऑफ कंबशन कैसे निकालोगे? तो जरा गौर समझो, जब मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है तो हीट ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन या कंपाउंड। ये देखो, मगर ये वाला रूल कब लगाओगे? ये वाला रूल कब लगेगा बच्चों? जब मॉलिक्यूलर वेट सेम हो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड या एल्कीन क्या हो? सेम। अब सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, क्यों? कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है। तो अब आप स्टेबिलिटी निकालो। अब स्टेबिलिटी मैंने निकालना आपको सिखाया है, सुबह सिखाया था कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? ट्रांस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ट्रांस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सिस एल्कीन से। ध्यान है, कल पढ़ा, अब मतलब सुबह पढ़ाया है। तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है तो हीट ऑफ कंबशन क्या होगा? इसकी कम होगी। तो हीट ऑफ कंबशन सिस ब्यूटीन की ज्यादा होगी और ट्रांस की कम होगी। ये देखो, तो दो कॉन्सेप्ट है। गुड इवनिंग बेटा। दो कॉन्सेप्ट है। पहला, यदि मॉलिक्यूलर वेट वेरिएबल है तो मॉलिक्यूलर वेट से निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट है तो स्टेबिलिटी के रूल से निकालोगे। तो एक कॉन्सेप्ट आपके पास ये है और एक कॉन्सेप्ट आपके पास ये है, हीट ऑफ कंबशन निकालने का। दो कॉन्सेप्ट है, किसको कब यूज करना है ये सब लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट वेरिएबल होगा तो ये वाला निकालोगे, और मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट है तो ये वाला। फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आंसर बताओ। अब देखो बच्चों, आपको देखना है ये ए है, अब ये बी है। अब आप हीट ऑफ कंबशन बताओ, बताओ हीट ऑफ कंबशन किसकी ज्यादा है? मॉलिक्यूलर वेट सेम, क्यों? सब कुछ सेम ही है। ए और बी में बताओ, मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है? नहीं, मॉलिक्यूलर वेट सेम है। क्यों? जितने कार्बन इसके पास उतने कार्बन इसके पास, जितने डबल बॉन्ड इसके पास उतने डबल बॉन्ड इसके पास, मॉलिक्यूलर वेट सेम है। अब हीट ऑफ कंबशन कैसे निकालोगे? तो स्टेबिलिटी से। अब स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? तो स्टेबिलिटी कैसे निकालोगे? एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात की जा रही है, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी किससे निकलेगी? हाइपर कॉन्जुगेशन से। भाई एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात की जा रही है तो हाइपर कॉन्जुगेशन से। अब हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से देखो, ये डबल बॉन्ड अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन कितना है? एक। अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है? दो। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? तीन। ये देखो, ये डबल बॉन्ड है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं? तीन। ये डबल बॉन्ड है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं? दो। ये डबल बॉन्ड है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं? दो। टोटल हाइड्रोजन हुए सात। तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, और स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हीट ऑफ कंबशन कम है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? स्टेबिलिटी बी की ज्यादा है, तो हीट ऑफ कंबशन ए की ज्यादा होगी। हीट ऑफ कंबशन ए की ज्यादा होगी, है ना। और ये मैंने स्टेबिलिटी किससे निकाली? हाइपर कॉन्जुगेशन से। क्यों? एल्कीन की स्टेबिलिटी किससे एक्सप्लेन करोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन करोगे, पढ़ाया है पीछे। तो इसमें देखो स्टेबिलिटी कम है, तो स्टेबिलिटी कम है तो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है, तो इसीलिए ए की हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है बी से। बात समझ पा रहे हो कैसे करोगे? हाँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन। ओफो, बच्चे कह रहे हैं सर एक और क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लिया है? कॉन्सेप्ट नोट कर लिया है? सबका कॉन्सेप्ट नोट है? हाँ, सब बताएंगे भाई, आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। ब्रैड्स रूल पढ़ा चुका हूं। अच्छा, कोई कह रहा है बैट्स रूल लगेगा क्या? जीत बहुत मारेंगे, यहाँ ब्रिज हेड कार्बन ही कहाँ है?
भाई तुम यार क्या हार्ट अटैक लाओगे क्या मेरे को? ब्रिज हेड कार्बन कहाँ है? ब्रिज हेड कार्बन कहाँ है जो ब्रेड्स रूल लगा रहे हो? भाई पढ़ाई पे ध्यान दो और जो बताया जाए उसको गौर से सुनो, है ना? सिर्फ ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दो। नोट हो गया? अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर दो। अरेंज हीट ऑफ कंबशन। पहला पहला क्वेश्चन ये है, इसमें अरेंज करो। ठीक है, देखिए ए और बी, इसमें बतानी है ए की ज्यादा है बी की कम है, ए की कम है बी की ज्यादा है, दोनों की बराबर है, नन ऑफ दिस। बताओ पहला क्वेश्चन का आंसर दो सब लोग, फिर दूसरा पूछता हूं। पहले क्वेश्चन का आंसर दो सब लोग। हीट ऑफ कंबशन किसकी ज्यादा है? तो क्या मॉलिक्यूलर वेट सेम है? मॉलिक्यूलर वेट सेम है? आंसर दीजिए। जीओसी चल रहा है राज, हाइड्रोकार्बन मंडे से स्टार्ट होगा। हाँ, तो मॉलिक्यूलर वेट वेरिएबल है, तो मॉलिक्यूलर वेट वेरिएबल है तो हीट ऑफ कंबशन किसके प्रोपोर्शनल होता है? मॉलिक्यूलर वेट के। मॉलिक्यूलर वेट बी का ज्यादा है तो हीट ऑफ कंबशन बी की ज्यादा है। अच्छा, अब देखो इसमें अरेंज करो ए। देखिए अब इसमें अरेंज करना है, सारे बच्चे अच्छे से अरेंज करेंगे। ठीक है, देखते जाओ। ए, बी, ये डबल बॉन्ड है, सी, अब बताओ ऑप्शन। बताइए कौन सा आंसर सही है? अब मॉलिक्यूलर वेट सेम है, चेक करो। मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो किससे निकालोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन से, स्टेबिलिटी से। अब इसमें मॉलिक्यूलर वेट सेम है, यस मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो हाइपर कॉन्जुगेशन से निकालो, स्टेबिलिटी से। क्यों? हीट ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। अब स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाओ। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? देखो ये डबल बॉन्ड है, अल्फा अल्फा कार्बन, एक अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, दो अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तीन। ये डबल बॉन्ड है, अल्फा कार्बन, दो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? चार। ये डबल बॉन्ड है, अल्फा कार्बन, तीन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, दो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, दो अल्फा हाइड्रोजन, टोटल अल्फा हाइड्रोजन है सात। तो स्टेबिलिटी सी की सबसे ज्यादा, फिर बी की और फिर ए की। तो हीट ऑफ कंबशन उल्टा, ए की सबसे ज्यादा, फिर बी की, फिर सी की। ए की, फिर बी की, फिर सी की। यस, क्यों? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो हीट ऑफ कंबशन कम होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट सबके बराबर है। मॉलिक्यूलर वेट सबके बराबर है। अब अगला देखिए बच्चों, हीट ऑफ
हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। अब ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है इसको समझाता हूं कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसको कहते हैं। जरा सब लोग इसको ध्यान दें, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखो ये कोई एल्कीन है, आपने इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई, ये देखो। अब एल्कीन का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और एल्कीन का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और इस डबल बॉन्ड पे एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। इस प्रोसेस को कहा जाता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड। ये देखो डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन का एडिशन। अब हुआ क्या है, इस पूरे प्रोसेस को देखो, इस पूरे प्रोसेस को देखो, प्रोसेस मतलब हाइड्रोजिनेशन। तो यदि आप हाइड्रोजिनेशन में देखो तो हुआ क्या है, देखो जरा ध्यान से देखिए। पहला डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, और डबल बॉन्ड कैसा है, वीक बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। अच्छा, दूसरा दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए, दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए, चेक करो। डबल बॉन्ड वाला ब्रेक हुआ है और दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए, एक ये, और जो फॉर्म हुए वो कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो जब बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो एनर्जी क्या होती है, देनी पड़ती है, एनर्जी देनी होगी। अच्छा, जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी निकलती है, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। अब क्या हुआ, एनर्जी निकली, तो रिजल्ट क्या हुआ, एनर्जी रिलीज। अब रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट आएगा एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज। क्यों, क्योंकि बॉन्ड क्या है, जो ब्रेक हुआ है वो वीक है और जो फॉर्म हुआ है वो स्ट्रॉन्ग है। एक डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है और दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, और सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए मान लो डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में 10 जूल एनर्जी दी, तो निकल के कितनी आई, 25 जूल। तो रिजल्टेंट क्या हुआ, 15 जूल एनर्जी निकली। भाई देखो, मेरे पास जो भी पैसे थे, मैंने 10 रुपए खर्च किए डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और मुझे 25 रुपए मिल गए, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, 15 रुपए मुझे मिले, है ना, 15 रुपए मुझे मिले। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो होता है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और डिफिनीशन क्या है, एक मोल, हमेशा डिफिनीशन एक मोल के लिए चलती है, और होगा क्या, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ 1 मोल एल्कीन। एक मोल एल्कीन के हाइड्रोजिनेशन में जितनी हीट निकलेगी उसे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहेंगे। और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, हमेशा हीट निकलेगी, हमेशा हीट निकलेगी। अब जितनी ज्यादा हीट निकलेगी उतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगी। तो पहले तो ये बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है क्या, पहले ये बात समझ में आई कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है। दूसरा, क्या ये समझ में आया कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की डेफिनेशन क्या है, एक मोल एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन कराने में, एक मोल एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन कराने में जितनी हीट निकलती है उसे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं।
एक मोल एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराने में जितनी हीट निकलेगी उसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहेंगे। उसे क्या कहोगे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किन किन बातों पर डिपेंड करती है, तो जरा देखो किन किन बातों पर डिपेंड करती है, गौर से समझिए। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन एल्कीन, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। क्यों? एक मोल एल्कीन में पाई बॉन्ड ज्यादा है तो एक मोल एल्कीन में हाइड्रोजन ज्यादा ऐड करने पड़ेंगे, और हाइड्रोजन जितने ज्यादा ऐड करोगे उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन एल्कीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब यदि कोई कहता है कि बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी ज्यादा है या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी ज्यादा है, तो पाई बॉन्ड कितने हैं? एक। इस पे पाई बॉन्ड कितने हैं? दो। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा है? जिसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा है, तो बी की ज्यादा है। क्यों? बी के पास पाई बॉन्ड ज्यादा है। सिंपल सी बात है। मान लो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाए तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। ये कब होगा? जब पाई बॉन्ड सेम हो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो, सेम। मान लो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो कैसे निकालोगे? तब ये चलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, किसी ने कहा सिस ब्यूटीन और ट्रांसब्यूटीन। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताओ। अब पाई बॉन्ड सेम है, सिस ब्यूटीन ऐसा होता है, पाई बॉन्ड कितने हैं? एक। और ट्रांसब्यूटीन ऐसा होता है, अब कैसे निकालोगे? सिस ब्यूटीन ट्रांसब्यूटीन। तो अब बच्चों कैसे निकालोगे? स्टेबिलिटी से। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? सिस ब्यूटीन की कि ट्रांसब्यूटीन की? तो ट्रांसब्यूटीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सिस से, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा है? उल्टा, सिस की ज्यादा है, ट्रांस की कम है। क्या ये बात सही है? हाँ, हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो क्या बात आई? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? एक मोल एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराने में जो एनर्जी रिलीज होगी वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, हमेशा रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है या ज्यादा? तो जिसके पास डबल बॉन्ड ज्यादा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। मान लो डबल बॉन्ड सेम है तो कैसे निकालोगे? जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल बताओ इसमें से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा है? अच्छे से बताना। ए, इसमें रेजोनेंस है और इसमें रेजोनेंस नहीं है। बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी। बताइए। अब डबल बॉन्ड तो सेम है, दो दो। अब आपको क्या चेक करना पड़ेगा? अब आपको क्या चेक करना पड़ेगा? अब आपको यह चेक करना पड़ेगा
कि भाई स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। अब बताओ भाई कैसे करोगे, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा है ड्यू टू रेजोनेंस। ए में रेजोनेंस है, बी में रेजोनेंस नहीं है। इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आई इफेक्ट। यही ऑर्डर है ना, जर्नल ऑर्डर यही है ना, जर्नल ऑर्डर ये। अब इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो ए की स्टेबिलिटी ज्यादा है, और ए की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हीट ऑफ कंबशन कम हो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है ए की, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा होगी, बी की। क्यों, ए में क्या है, रेजोनेंस, सिंगल डबल सिंगल डबल, और बी में देखो रेजोनेंस नहीं है, डबल सिंगल सिंगल डबल। ये देखिए, सिंगल डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल डबल, रेजोनेंस नहीं है। कर लोगे, क्या आप लोग कर लोगे। एक और क्वेश्चन पूछूं, बताओ भाई, सब लोग, सारे लोग बताएंगे। बताइए। बताओ, बताओ। ये सब नॉन एरोमेटिक है, साइक्लिक है, प्लेनर कहाँ है। मार्टिन, मार्टिन, ये प्लेनर कहाँ है, डबल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका sp3, इसका sp3, इसका sp3, तो ये प्लेनर ही नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, वही है। अब देखो आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, जितने कार्बन यहां उतने कार्बन यहां, तो अब स्टेबिलिटी पे जाओगे, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। अब स्टेबिलिटी निकालो, तो स्टेबिलिटी कैसे निकालोगे, अल्फा हाइड्रोजन से। ये डबल बॉन्ड है, एक अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां अल्फा कार्बन कितना है, एक, अल्फा कार्बन एक, तो अल्फा हाइड्रोजन तीन, अल्फा हाइड्रोजन दो, अल्फा हाइड्रोजन दो, टोटल है सात। इसमें चेक करो, ये डबल बॉन्ड है, अल्फा कार्बन तीन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन तीन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन दो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन दो अल्फा हाइड्रोजन, टोटल है 10। तो स्टेबिलिटी ज्यादा है बी की, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी ए की। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है ए की, है ना। ये ट्रांस और सिस कहाँ है, किसने कहा ये सिस और ट्रांस है, बहु मारे जाओगे मिश्रा जी, खुशबू मिश्रा। ट्रांस एल्कीन इज मोर स्टेबल देन सिस एल्कीन, बिल्कुल सही बात है, मगर ये सिस और ट्रांस कहाँ है, ये सिस और ट्रांस कहाँ है, इनमें सिस और ट्रांस डिसाइड ही नहीं हो पाएगा। कर लोगे, कर लोगे।
स्टेबिलिटी ऑफ, हाँ एक चीज और पढ़ा दे फिर ये पढ़ाते हैं लास्ट एंड फाइनल, और हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म। आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब मान लो कोई ये लिख रहा है, देखो बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें फास्ट है? तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन कौन करेगा? तो हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर क्या आएगा? तो सबसे फास्ट हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा टी, फिर डी, फिर एच। आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, मान लो एच है, डी है और टी है, तो तीनों में से फास्ट हाइपर कॉन्जुगेशन कौन करेगा? आइसोटोपिक इफेक्ट लग गया। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, टाइटियम। तो ध्यान रखिएगा जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा तेजी से हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे फास्ट होगा, फिर इसमें, फिर इसमें। ये ऑर्डर चलेगा। तो यदि आइसोटोपिक इफेक्ट पूछे तो ये देखो हाइपर कॉन्जुगेशन का ज्यादा इफेक्ट किस में आएगा? जब मास ज्यादा हो। एटॉमिक नंबर तो सबका सेम ही है। बात समझ रहे हो? तो आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इंटरमीडिएट। सर 2 अल्फा हाइड्रोजन ऊपर कैसे हैं? भाई तुम बहु मारे जाओगे। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन की 2 वैलेंसी दिख रही हैं। अब जो नहीं दिख रही हैं वो किससे कंप्लीट होंगी? हाइड्रोजन से। तो 2 दिख रही हैं तो इसका मतलब 2 नहीं दिख रही हैं, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन हुए, क्योंकि टोटल कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन की सिर्फ एक वैलेंसी दिख रही है, 3 नहीं दिख रही है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। डबल बॉन्डेड अटैच कार्बन से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन की 2 वैलेंसी दिख रही है। अब जो नहीं दिख रही है वो अल्फा हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन होंगी, तो 2 ये हो गए। बात समझ गए कैसे काउंट किया? अच्छा अब आओ हेडिंग डालिए स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, लिखो। हाँ प्रिंस उसमें भी लग जाएगा। आइसोटोपिक इफेक्ट हाइड्रोजन में भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आइसोटोपिक इफेक्ट हाइड्रोजन में भी लगेगा, और जो हाइड्रोजन में ऑर्डर है वही ऑर्डर हाइड्रोजन में होगा। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा गौर समझिए। ये मैं सब पढ़ा चुका हूं मगर ऑर्डर लिख देता हूं। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये आपके आंसर लगाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। आपने स्टेबिलिटी अलग अलग तरीके से पढ़ी है, देखो अब मैं एक साथ लगा रहा हूं। ये देखिए कार्बन बढ़ रहे हैं तो आई इफेक्ट बढ़ रहा है, आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ये देखिए ये मिथाइल कार्बोकैटायन, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और ये देखिए ये विनाइल कार्बोकैटायन। इसको क्या बोलते हैं? विनाइल, सॉरी
एलाइल कार्बोकटायन, एलाइल बोलते हैं, एलाइल कार्बोकटायन। फिर बेंजाइल कार्बोकटायन, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल कार्बोकटायन। अब गौर से सुनते जाइए, ये आई इफेक्ट है, ये आई इफेक्ट है, इसमें रेजोनेंस है, इससे ज्यादा रेजोनेंस इसमें है। अब मैं जो लिखूंगा वहां से तुम्हें कंफ्यूजन आएगा। टर्सरी कार्बोकटायन जो होता है वो इन दोनों से ज्यादा स्टेबल होता है। अभी मैंने अलग अलग पढ़ाए थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इनका अलग कंपेयर किया, विनाइल बेंजाइल का अलग कंपेयर किया। अब मैं सबका एक साथ कर रहा हूं जैसे आपको एक याद रहे, नहीं तो आप गड़बड़ करोगे। अब देखो बच्चों को कंफ्यूजन यहां पे आता है, कहां पे आता है, ये दोनों में रेजोनेंस है तो ये ज्यादा स्टेबल कैसे है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है, तो ये रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल कैसे है। टर्सरी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी विनाइल कार्बोकटायन और फिनाइल कार्बोकटायन से ज्यादा होती है। अब कैसे, तो देखो इसके दो रीजन है, एक तो इसको आई इफेक्ट स्टेबलाइज कर रहा है, दूसरा इसको हाइपर कॉन्जुगेशन भी स्टेबलाइज कर रहा है। 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी विनाइल कार्बोकटायन और फिनाइल कार्बोकटायन से ज्यादा होती है। तो जरा ध्यान रखिएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। फिर इसकी स्टेबिलिटी, पीएच का मतलब बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग हो गई, अभी एक थी अब 2 हो गई, फिर 3 बेंजीन रिंग, अब कितनी बेंजीन रिंग है, 3 बेंजीन रिंग। फिर ये देखो एरोमेटिक की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसकी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है। क्यों, एरोमेटिक है और इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जितने स्ट्रक्चर बनाओगे सबके सब सेम है, एरोमेटिक होने के साथ साथ इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये टर्सरी फिनाइल कार्बोकटायन से भी ज्यादा स्टेबल होता है, टर्सरी फिनाइल कार्बोकटायन से भी ज्यादा स्टेबल होता है। इससे ज्यादा स्टेबल होता है ट्रोपोलियम आयन, ये देखो ट्रोपोलियम आयन, ट्रोपोलियम आयन या ट्रोपोलियम कार्बोकटायन, और ये क्या है, साइक्लो प्रोपाइल कार्बोकटायन, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकटायन, ये देखो, और ये क्या है, ट्रोपोलियम आयन। और इससे भी ज्यादा स्टेबल होता है ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन, इससे भी ज्यादा स्टेबल होता है ये जब ये 2 लगे हो, इससे भी ज्यादा स्टेबल होता है ये जब ये 3 लगे हो। अब इससे क्या है, आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा, ये क्या है, साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन, मिथाइल कार्बोकटायन, और इसको लिखते हैं साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपिनाइल, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकटायन, कार्बोकटायन, ये देखो। अब जरा गौर से सारे बच्चे देखें, हर बच्चे को 2-3 जगह कंफ्यूजन होगा या ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कहां याद रखना है, ये कि टर्सरी कार्बोकटायन एलाइल कार्बोकटायन और बेंजाइल कार्बोकटायन से ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है और आई इफेक्ट है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन आई इफेक्ट मिलके इतना डोमिनेशन कर देते हैं कि वो अल्काइल कार्बोकटायन और बेंजाइल कार्बोकटायन से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। पहला पॉइंट यहां ध्यान रखना।
दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये देखो डाइफिनाइल कार्बोकैटायन है, ये ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन है, उससे ज्यादा स्टेबल होता है साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकैटायन और ट्रोपोलियम आयन। रीजन, ये दोनों एरोमेटिक हैं और साथ साथ में इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसा क्यों कि ये ज्यादा स्टेबल है? एक तो ये एरोमेटिक है एंड फॉर्म इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्वल मतलब क्वालिटी रेजोनेंस, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को क्या कहते हो? क्वालिटी रेजोनेंस। इस वजह से ये दोनों टर्सरी फिनाइल कार्बोकैटायन से भी ज्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि रेजोनेंस इसमें ज्यादा है। भाई 3 बेंजीन रिंग है तो इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, मगर इनसे भी ज्यादा स्टेबल होता है साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकैटायन और ट्रोपोलियम आयन। क्यों? एरोमेटिक है और साथ में 3 इक्वल रेजोनेटिंग फिगर बनाएगा। एरोमेटिक है, 7 इक्वल रेजोनेटिंग फिगर बनाएगा, 7 इक्वल रेजोनेटिंग फिगर बनाएगा। और फिर ये डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस आप जानते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब आपके पास एक बेसिक ऑर्डर आ गया है। मैंने इतने सारे कार्बोकैटायन एक साथ लगा दिए, ये सारे के सारे पॉपुलर कार्बोकैटायन है। पॉपुलर कार्बोकैटायन मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में ऑर्डर पूछा जाता है। अल्काइल विनाइल कार्ब सॉरी 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 ठीक है, एलाइल कार्बोकैटायन, विनाइल कार्बो एलाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन में रिलेशन पूछा जाता है, तो वो भी लिख दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। ये बात समझ पाए? अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे बच्चे गलत कर देते हैं। देखो जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा, विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल या हाईएस्ट स्टेबल? ए, यहां पे मैंने लगाया टर्सरी कार्बोकैटायन। बी, यहां पे मैंने लगाया एलाइलिक कार्बोकैटायन। यहां पे मैंने लगाया बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। और यहां पे मैंने लगा दिया सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब बच्चों को सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे स्टेटमेंट भूलते भी है। उनको ये याद रहता है रेजोनेटिंग, रेजोनेंस जो है स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन है? रेजोनेंस। बच्चों को ये याद रहता है, जिसके बेसिस पे वो इन दोनों को तो काट ही देते हैं। उनका कहना है कि ये और ये तो आंसर ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें रेजोनेंस नहीं है। तो उनको क्या है, पढ़ते पढ़ते ये बात याद रहती है कि रेजोनेंस सबसे स्ट्रॉन्ग है, और रेजोनेंस इसमें है, इसमें है, तो ये इन दोनों काट देते हैं। इसमें ज्यादा रेजोनेंस है तो ये इसको टिक कर देते हैं, इसमें ज्यादा रेजोनेंस है तो इसको टिक कर देते हैं। जबकि आंसर क्या है? ये टर्सरी कार्बोकैटायन एलाइलिक कार्बोकैटायन और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। टर्सरी कार्बोकैटायन एलाइलिक कार्बोकैटायन और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस टेबल का यूज ये है, आपके जो मतलब छोटे छोटे जहां पे गड़बड़ कर सकते हो वहां पे ये क्वेश्चन आपको बताएगा। ये देखो, ये देखिए, तो ये लिस्ट अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैंने सबको एक जगह लिख दिया है, जैसे आप ध्यान रखें। बात समझ गए? अब इसी के बाद देखो, जरा गौर से समझिएगा। इसी के नीचे मैं लिख रहा हूं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। जैसे ये बातें आपको ध्यान न है, देखो ध्यान दीजिए, मैंने आपको पढ़ाया है कि जैसे जैसे क्या होता है, जैसे प्लस चार्ज होता है वैसा ही फ्री रेडिकल होता है, मगर डिट्टो नहीं होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखो।
ये देखो, अब आपके दिमाग के तोते उड़ेंगे और तुम समझ जाओगे कि सर ने जो बताया है वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज बताई है। अब आप चेक करो, आप चेक करो बच्चों, ये देखो, अब आप देखो जरा गौर से, टर्सरी फ्री रेडिकल के बाद लिखा है एलाइलिक फ्री रेडिकल और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। चेक करिए, ये देखो लिखा है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल लिखा है, और ये लिखा है एलाइलिक फ्री रेडिकल। और ये लिखा है टर्सरी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के केस में, फ्री रेडिकल के केस में टर्सरी डोमिनेट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट प्लेनर नहीं होता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसका हाइपर कॉन्जुगेशन वीक होता है। आई इफेक्ट तो उतना ही है, मगर हाइपर कॉन्जुगेशन वीक हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। इस वजह से टर्सरी कार्बोकैटायन एलाइलिक कार्बोकैटायन बेंजाइलिक कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल है, मगर फ्री रेडिकल के केस में टर्सरी फ्री रेडिकल एलाइलिक और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल से कम स्टेबल है। चेक कर लो, इसीलिए मैं ऑर्डर एक के नीचे एक लिखा रहा हूं। देखो ये लिखाया, उसके बाद अगली टेबल ये है, जैसे आप कंपेयर कर सको जब घर में बैठो। ये देखो, ये देखो, जस्ट बाद, और बार बार वहां मेंशन भी करता जा रहा हूं कि तुम कहां गलती कर सकते हो, तो मेंशन भी करता जा रहा हूं, बार बार मेंशन भी करता जा रहा हूं कि बिल्कुल। अब जैसे टीचर पढ़ाते समय, जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो मैंने पढ़ाते समय ये बोला है कि कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल में, फ्री रेडिकल को बिल्कुल कार्बोकैटायन मान के चलो। अब मैंने कार्बोकैटायन का ऑर्डर ये बता दिया कि एलाइलिक कार्बोकैटायन और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल है टर्सरी कार्बोकैटायन। तो यही ऑर्डर बच्चे फ्री रेडिकल में अपने आप लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर ने बोला है ना कि फ्री रेडिकल को कार्बोकैटायन मान के चलो, तो बच्चे अपने आप सेट कर लेते हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये देखो, फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन के लगभग सिमिलरिटी है, मगर 100% हर चीज में सिमिलर नहीं है। क्योंकि इसके पास एक फ्री रेडिकल होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकैटायन के हाइपर कॉन्जुगेशन से वीक होता है, जिसकी वजह से ये डोमिनेट नहीं कर पाता है एलाइलिक और बेंजाइलिक पे। तो जरा इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है? और ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। अब देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन, अब कार्बेनायन की स्टेबिलिटी लगाते हैं, तो सबसे कम स्टेबल कौन है? टर्सरी। क्यों? माइनस चार्ज बढ़ रहा है। फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल। इससे ज्यादा स्टेबल है एलाइल। क्यों? इसमें रेजोनेंस है। इससे ज्यादा स्टेबल है बेंजाइल। क्यों? इससे ज्यादा रेजोनेंस है। फिर इससे ज्यादा स्टेबल है दो बेंजीन रिंग। इससे ज्यादा स्टेबल है जब तीन बेंजीन रिंग है। क्यों? रेजोनेंस ज्यादा है, रेजोनेंस ज्यादा है। इन सबसे ज्यादा स्टेबल है ये,
साइक्लो प्रोपा 1,3, जैसे ये कार्बन आयन है तो 1 2 3 4 1 2 3 1 3 डाई इनाइल ई डाई, एक मिनट, इनाइल कार्बन आयन। इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? ड्यू टू एरोमेटिक करेक्टर। ये एरोमेटिक है एंड फॉर्म क्वालिटी रेजोनेंस, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और सभी के सभी इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब इसमें क्वालिटी रेजोनेंस है। आप चेक कर लो, 5 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। तो ये कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी बहुत अच्छे से देख लो। टर्सरी से ज्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा प्राइमरी, प्राइमरी से ज्यादा मिथाइल, मिथाइल कार्बोकटायन से ज्यादा एलाइलिक कार्बोकटायन क्योंकि रेजोनेंस है, एलाइलिक कार्बोकटायन से ज्यादा बेंजाइलिक कार्बोकटायन, सॉरी कार्बन एनायन, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस है। बेंजाइलिक कार्बन एनायन से ज्यादा डाइफिनाइल कार्बन एनायन, क्यों? और ज्यादा रेजोनेंस है। डाइफिनाइल से ज्यादा ट्राइफिनाइल कार्बन एनायन, क्यों? और ज्यादा रेजोनेंस है। इससे भी ज्यादा ये साइक्लोप्रोपा 1,3 डाइनाइल कार्बन एनायन, क्यों? क्योंकि एरोमेटिक है और साथ साथ में क्वालिटी रेजोनेंस है। 5 इक्वल रेजोनेटिंग फिगर बनेंगे, सब एक जैसे, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये बेसिक ऑर्डर जो मैंने बताए ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चन करने में। ये देखो, ये देखो, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन। हसन डाउट पूछो, क्लास के एंड में क्या अभी बता देते हैं, पूछो डाउट क्या है। इससे क्या है, क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी आपको। अलग अलग पढ़ते हो, एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं पता है, तो मैंने एक दूसरे के साथ रिलेशन लगा दिए। इससे जब क्वेश्चन करोगे तो आप बहुत अच्छे से सही क्वेश्चन कर पाओगे। हसन पूछो क्या डाउट है। ओसी आईओसी के लिए एनसीईआरटी रीड करना होता है क्या? हाँ बेटा चौधरी, कर सकते हो, करो। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी रीड करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर फ्री रेडिकल वाला रिपीट कर दीजिए। ओके, फ्री रेडिकल के केस में मैंने ये बात बताई है आपको कि टर्सरी फ्री रेडिकल कम स्टेबल होता है एलाइलिक फ्री रेडिकल और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल से, जबकि इसका उल्टा कार्बोकटायन में है, जबकि इसका उल्टा कार्बोकटायन में है। हाइड्रोजन में इंडक्टिव इफेक्ट क्यों डोमिनेट करता है? हसन, हाइड्रोजन में इंडक्टिव इफेक्ट इसलिए डोमिनेट करता है क्योंकि हाइड्रोजन का आई इफेक्ट ज्यादा होता है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जानते हो कितनी है? फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है दुनिया में, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ही नहीं है, तो वो इसीलिए डोमिनेटिंग होता है इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से चलता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करती है? सिंगल बॉन्ड को खींचती है, और आई इफेक्ट भी सिंगल बॉन्ड को खींचता है। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है, ये मान के चलो टॉप 5 में से 3 हाइड्रोजन है, टॉप 5 इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट में 3 हाइड्रोजन है। पहला फ्लोरीन 4, दूसरा है ऑक्सीजन 3.5, तीसरा है नाइट्रोजन 3 और क्लोरीन भी 3, चौथा है ब्रोमीन 2.8। 4 में से 3 तो हाइड्रोजन ही है, इसी वजह से इनका आई इफेक्ट डोमिनेट करता है ना। अच्छा, अब आपको बताने जा रहा हूं ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, बताओ भाई। अब ये छोटी छोटी डिफिनीशन है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल, तो गौर से सोचो इलेक्ट्रोफाइल क्या है। देखो ये क्या होते हैं,
इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज या वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग स्पीसीज या पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बोकैटायन। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लविंग कौन कौन होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन लविंग है। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले। अब इलेक्ट्रॉन को कौन कौन खींचेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसके पास प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास माइनस होता है। और जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है वो भी इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास रखने की जगह है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग कंपाउंड होते हैं, या जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो सब इलेक्ट्रोफाइल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो H+ इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, या तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है या डुप्लेट कंप्लीट होता है। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता है। यहां पर हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी है और बेचारे के पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? दोज स्पीसीज विच हैव लविंग इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। दोज स्पीसीज विच हैव इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, दोज स्पीसीज विच हैव इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, दोज स्पीसीज विच हैव वैकेंट ऑर्बिटल, दोज स्पीसीज विच हैव पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि कुल मिला के ये सारा कुछ क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? जिसके पास प्लस चार्ज हो। कौन खींचेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो। कौन खींचेगा? जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, है ना। तो ये देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये देखो कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। BH3 इलेक्ट्रोफाइल है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। BH3 ही B2S6 होता है। BH3 को ही B2S6 कहते हैं क्योंकि BH3 एग्जिस्ट नहीं करता, वो B2S6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल है, 6 इलेक्ट्रॉन है, वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है ना। ये देखो इलेक्ट्रोफाइल। और समझो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, ध्यान से देखो इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन है। ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। वैकेंट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना। तो ये सब इलेक्ट्रोफाइल है, ये सब हमारे इलेक्ट्रोफाइल। अब जरा इसको चेक करो, गौर से देखना। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, चेक कर लो आप, इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन देख लो, मगर वैकेंट d ऑर्बिटल है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है SO2। इसको चेक करो AlCl3, इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। वैकेंट ऑर्बिटल भी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है प्लस वैकेंट ऑर्बिटल भी है, वैकेंट d ऑर्बिटल भी है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं?
जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। अब खींचेंगे कैसे? या तो उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, या उनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, या वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे। वो सब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। क्यों? लुईस एसिड की भी तो यही कहानी है। लुईस एसिड की भी तो यही कहानी है। वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो देखो, इनमें से कुछ भी दिख जाए आप इलेक्ट्रोफाइल बोल दो। H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, BH3 इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो, जरा बताओ क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? BF3, हाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोफाइल है। 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोफाइल है? देख लो, इलेक्ट्रोफाइल है। बात समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलोगे? ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, या जिनके ऊपर प्लस चार्ज हो, या जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। क्यों? ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बताओ, इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है? बताइए सब लोग, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? मैं जो लिखूंगा उसका आंसर आपको देना है कि क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है। देखो बताओ, सारे बच्चे बताइए, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? बताओ यस या नो। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? यस। क्यों? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है। देख लो आप, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? बताओ, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल को ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? नो। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहां है? 8 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर भरे हैं। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का है। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? SO3। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? बताओ, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? यस। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रोफाइल है। वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? बताओ। इसके पास क्या है? प्लस चार्ज। इसके पास क्या है? प्लस चार्ज। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। अरे भाई, ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा? ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है। माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब माइनस माइनस को लव करेगा। इतना बुरा जमाना थोड़ी आ गया है, माइनस माइनस को लव कैसे करेगा भाई? ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन को कैसे खींचेगा? जरा बताना। माइनस माइनस सेम चार्ज तो रिपल करते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकता है? अब ये तो प्लस है, प्लस है तो इलेक्ट्रोफाइल है ना? प्लस है तो इलेक्ट्रोफाइल है। ये देखो, प्लस है तो इलेक्ट्रोफाइल है। बात समझ गए? बात समझ गए? अच्छा, अब मैं एक कॉन्सेप्ट लिखता हूं जो तुम लोग गलत कर दोगे यदि तुमको मैंने अभी ना बताया। देखो, नोट, ये देखो अमोनिया है, गौर से देखो सारे लोग, ये अमोनिया है। अब इसको मैंने प्रोटॉन दे दिया, तो जब प्रोटॉन दे दिया तो ये ऐसे बना, देख लो ऐसे।
और ये लिखने में ऐसे आ जाता है। अब मैंने पूछा क्या अमोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है? मैंने पूछा क्या अमोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है, तो नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो रहा है भाई। जनरली प्लस कैसे आता है? जनरली प्लस आता है इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से, कि भाई इलेक्ट्रॉन निकल गए तो प्लस चार्ज आ गया। यहां इलेक्ट्रॉन निकला ही कहां है? देखो, उसने क्या किया है, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अमोनियम पास टू, ध्यान रखना, कभी कभी इसमें फंसा देते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ना इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। चेक कर लो, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट क्यों नहीं है? ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते नहीं है। और जो प्लस चार्ज आया है वो सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स की वजह से आया है। ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज करने का प्लस चार्ज नहीं है कि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है इसलिए प्लस चार्ज आया है, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखना, आंख बंद करके यही मत देखते रहना कि प्लस चार्ज प्लस चार्ज। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की वजह से भी प्लस चार्ज आता है, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की वजह से यदि प्लस चार्ज आएगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। जैसे ये देखो, अमोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं है। दूसरा, इसके पास नो वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास कहीं पर वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। और हम प्लस को इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो प्लस आता है उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। या तो इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जिनके ऊपर प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल है। मगर अमोनिया के ऊपर जो प्लस आता है वो प्रोटॉन गेन करने की वजह से आता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्योंकि उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है और साथ साथ में उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है। तो ये केस जरा ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में आए, पता चला आपने इसको भी टिक कर दिया। ठीक है, अच्छा। ए, आप लोग बताइएगा। बताओ, बताओ, आंसर दो सब लोग, सब लोग आंसर दो। हाइड्रोजन प्रोटॉन निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो ये आता है। ये NO2 है, NO2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो ये आता है। अब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, निकालता कुछ नहीं है, तब ये आता है। तो इलेक्ट्रोफाइल ये है, ये है, ये नहीं है। तो देखो, प्लस देखो तो ऑल टिक कर दोगे, प्लस देखोगे तो तुम क्या टिक कर दोगे? ऑल। मगर ऑल आंसर नहीं है इसका, इसका आंसर ये है, ध्यान रखिएगा। अब आ गई बात न्यूक्लियोफाइल, उसका जस्ट उल्टा। ये क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन लविंग होती हैं। ये क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं।
अब इलेक्ट्रॉन रिच कौन होता है? इलेक्ट्रॉन रिच वो होता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और साथ में मिनिमम एक लोन पेयर हो, उसको हम इलेक्ट्रॉन रिच की कैटेगरी में डालते हैं। क्या हो? ऑक्टेट कंप्लीट हो और मिनिमम एक लोन पेयर हो, उसको हम इलेक्ट्रॉन रिच की कैटेगरी में डालते हैं। उसको हम किस में डालते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच की कैटेगरी में डालते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। अब लोन पेयर हो तो लोन पेयर कब कब आ सकता है? या माइनस चार्ज हो। क्यों? माइनस चार्ज होने का मतलब ही तो लोन पेयर होता है। अब जैसे ये देखो, ये देखो, वाटर ऑक्टेट कंप्लीट है, दो लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है। अमोनिया ऑक्टेट कंप्लीट है, एक लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है। OH ऑक्टेट कंप्लीट है, तीन लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है। देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तीन लोन पेयर है। ओ अरे यार, ये देखो, इसके पास तीन लोन पेयर है और ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो न्यूक्लियोफाइल है। Cl निगेटिव ऑक्टेट कंप्लीट है और चार लोन पेयर है, एक दो नहीं है, चार लोन पेयर है। न्यूक्लियोफाइल है। NH2 निगेटिव ऑक्टेट कंप्लीट है, दो लोन पेयर है, ये देखो, न्यूक्लियोफाइल है। ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल है। H निगेटिव, देखो H निगेटिव, तो H निगेटिव क्या है? डुप्लेट कंप्लीट है और एक लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है। SO2, अब देखो SO2 मैंने दोनों में लिखा है। अब SO2 चेक करो, ऑक्टेट कंप्लीट है और एक लोन पेयर है, चेक करो। तो बहुत सारी स्पीसीज ऐसी भी होंगी जो न्यूक्लियोफाइल भी होंगी, इलेक्ट्रोफाइल भी होंगी। चेक करो, मैंने इसको इलेक्ट्रोफाइल में भी लिखा है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, देख लो। और न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्यों? क्योंकि लोन पेयर है। लोन पेयर की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल है। तो बहुत सारी स्पीसीज ऐसी भी होंगी जो दोनों तरह का कैरेक्टर रखेंगी, इलेक्ट्रोफाइल भी होंगी, न्यूक्लियोफाइल भी होंगे। जैसे ये देखिए, ये देखो, अब लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल है, मगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल भी है। क्यों? फास्फोरस है तो फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रोफाइल भी है, इलेक्ट्रोफाइल भी है। तो ये दोनों की तरह काम कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। किनको इलेक्ट्रॉन रिच बोलोगे? जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो और लोन पेयर हो। ध्यान रखिए, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो और लोन पेयर हो उनको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। जैसे ये देखो, अब इसको देखना बच्चों, ये देखिए, चेक करो, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? इसको बोलते हैं कार्बीन। नॉट न्यूक्लियोफाइल। क्यों? बताओ क्यों? क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। छह इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, दो, दो चार, दो छह। तो कार्बीन
न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, नॉट न्यूक्लियोफाइल, इट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। इसी तरह एक और बताता हूं, देखो इसको बोलते हैं नाइट्रीन। नाइट्रोजन के पास ये एक फ्री वैलेंसी, इसको नाम होता है नाइट्रीन। नाइट्रीन नॉट न्यूक्लियोफाइल। क्यों न्यूक्लियोफाइल नहीं है? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट इज ए इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो ऐसा ना हो कि तुम्हारा फोकस सिर्फ लोन पेयर पे ही रहे, ऐसा ना हो कि तुम्हारा फोकस सिर्फ लोन पेयर पे ही रहे, तुम्हारा फोकस इस बात पे भी होना चाहिए कि ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, कि बस तुम लोन पेयर ताके बैठे हो। इनके देखो लोन पेयर है मगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल है। कि पता चला तुम झोंक में न्यूक्लियोफाइल लगा दो। बात समझ रहे हो? अब देखो जरा कुछ, ये देखिए, अब कुछ पोजीशन होती हैं। देखिए अब मैं एक आध क्वेश्चन देता हूं, जैसे आप लोग थोड़ा अच्छे से इस बात को बता पाओ। बताइए सारे बच्चे, है ना? राइट इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल इन गिवन स्पीसीज। आपको इनके आगे इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल लिखना है, कि क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। आगे लिखते जाओ, जगह खाली छोड़ रहा हूं। आप अपने हिसाब से लिखो कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, या दोनों है। ठीक है? जो केमिस्ट्री में यूज होंगे वही वही मैं लिख रहा हूं, जिनका हमें आगे जरूरत पड़ेगी उन सबको हम लोग लिख रहे हैं, जिनकी जरूरत आगे आएगी। ई एफ जी एच, उन्हीं को मैं लिख रहा हूं। आप बताएं। एच आई जे अब देखो, ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है। इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है। ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है। ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है। 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक निकल गया, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रोफाइल है। इसका मतलब क्या होता है ये। अब Br2 देखो, इसके पास लोन पेयर भी है और वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, तो ये न्यूक्लियोफाइल भी है और इलेक्ट्रोफाइल भी है, एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। क्यों न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। और इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि इसके पास देखो लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है।
अब इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये ऐसे है। अब ये देखो, ये क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है मगर लोन पेयर नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट है मगर लोन पेयर नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है। ये देखिए, बात समझ पाए? हाँ, गुड इवनिंग बेटा वर्मा जी, गुड इवनिंग। प्रिंस क्या लिख रहे हो? सर CLLSKBB TKK चलेगी, भूल गए? बेटा प्रिंस क्या लिखना चाहते हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या कहना चाहते हो। डी कैसे है? हसन, हसन देखो, डी अमोनिया है। अमोनिया का ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर है, वैकेंट ऑर्बिटल होते ही नहीं है। नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं? नहीं। देखो, ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8 और लोन पेयर है, तो न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल है। हसन समझ गए? समझ गए हसन? हाँ, तो बता दिया ना कैसे, कंफ्यूजन तो अब खत्म हो गया होगा ना। देखो फिगर बना दिया। यस, और ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है जो हमारे पास यूज होंगे क्वेश्चनों में, और आप इनको कर लोगे। अच्छा, अब आपको बताना है, ये बताओ, AlCl3 इज ए इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बोथ, नन। बताओ आंसर क्या होगा? AlCl3। अब AlCl3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये देखो, तो ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, 6 इलेक्ट्रॉन है और साथ में वैकेंट ऑर्बिटल भी है। दोनों चीजें हैं, वैकेंट ऑर्बिटल के साथ साथ 6 इलेक्ट्रॉन है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। न्यूक्लियोफाइल नहीं है। सेंट्रल एटम देखते हैं, हाँ ये भी ध्यान रखना, सेंट्रल एटम को देखते हैं, सेंट्रल एटम को देखते हैं, सेंट्रल एटम को देखते हैं। यस, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट क्या होता है? अब देखो, ये इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट क्या होता है, तो गौर से देखो। जैसे हमारे पास कोई एल्कीन है या एल्काइन है, तो देखो क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इसको जरा समझो। जैसे देखो, ये एल्कीन है, अब यहां पर तो खूब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, हाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या इसी को आप बोल सकते हो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब यार, यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओगे प्लस का, तो ये क्या करेगा? ये माइनस है, हाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या? माइनस चार्ज। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या? माइनस चार्ज। और ये क्या है? प्लस। इलू टीलू होने लगेगा भाई, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, इलू टीलू होने लगेगा। तो जब ये इस पे अटैक करेगा, तो यहां पर क्या है? पोलरिटी आ जाएगी, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ऐसे। तो ये देखो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो गया, इस पर प्लस आ गया, ऐसे इस पर माइनस आ गया, सॉरी उल्टा लिख दिया, इस पर माइनस आ गया, इस पर प्लस आ गया। और इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? ये प्लस है तो माइनस पे चला जाएगा।
ऐसे ऐसे। तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में क्लाउड शिफ्ट हो रहा है। क्लाउड कहां है? शिफ्ट हो रहा है, ये देखो इसकी प्रेजेंस में ये शिफ्ट हो रहा है, नहीं तो ये शिफ्ट ना होता। इसको देखा तो आंख लपलपाने लगी भाई की, क्यों? ये प्लस है, ये माइनस है। तो जैसे ही प्लस को देखा आंख लपलपाने लगी, आंख लपलपाने लगी तो बस इलू टीलू चालू। तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट करता है। यदि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को दूर ले जाओ तो फिर वही हो जाएगा, यदि इलेक्ट्रोफाइल को दूर ले जाओगे तो फिर वैसा ही हो जाएगा। मगर इलेक्ट्रोफाइल को पास लाओगे तो वो चुंबक की तरह इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उसकी ओर ले जाएगा। जैसे ये प्लस है तो ये चुंबक की तरह इलेक्ट्रॉन क्लाउड को फैलाएगा, जैसे चुंबक फैलता है। और इसको बहुत दूर ले जाओ, इसकी फील्ड से बाहर ले जाओ तो ये फिर वैसा ही हो जाएगा, फिर वो वैसा ही हो जाएगा, फिर वैसा ही हो जाएगा, है ना। जैसे रबड़ होती है, खींचा तो बढ़ी, छोड़ दो तो फिर वैसे ही हो गई। उसी तरह ये है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? रेजेंट की प्रेजेंस में ये क्या करता है? फ्लक्चुएशन करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, क्लाउड का मूवमेंट करता है, बॉन्ड का मूवमेंट करता है। मगर यदि वो प्रेजेंस हटा लो तो फिर अपनी पुरानी सिचुएशन में आ जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है टेम्परेरी इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट नहीं कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये रेजेंट की प्रेजेंस में होता है, रेजेंट को हटा लो तो फिर वापस वैसे ही आ जाता है। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? इफेक्ट occurs in presence of electrophile या न्यूक्लियोफाइल। if presence remove, ठीक है, तो क्या होगा? यदि प्रेजेंस रिमूव कर लोगे तो वो फिर अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, है ना। मॉलिक्यूल अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेरी इफेक्ट बोलते हैं। टेम्परेरी इफेक्ट। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल को टेम्परेरी इफेक्ट बोलते हैं, ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है। क्यों? चुंबक है तो वो उसकी ओर आकर्षित है, चुंबक हटा लिया तो फिर वो अपनी पुरानी सिचुएशन में चला गया। और जबकि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन ये अपने आप होते हैं, इनके लिए किसी बाहर के रेजेंट की जरूरत ही नहीं है, इनके लिए किसी बाहर के रेजेंट की जरूरत ही नहीं है, ये हमेशा अपने आप मॉलिक्यूल में डेवलप हो जाते हैं। तो जरा ध्यान रखिएगा सभी बच्चे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ये रेजेंट की प्रेजेंस में होता है। जब रेजेंट की प्रेजेंस होती है तब होता है, नहीं तो नहीं होता है, ठीक है, नहीं तो नहीं होता है। अब ये दो तरह का होता है, एक प्लस ई इफेक्ट, एक माइनस ई इफेक्ट। अब प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है आपको पता है। प्लस वाला क्या करेगा? माइनस चार्ज सप्लाई करेगा, रूल वही है। प्लस वाला क्या करेगा? माइनस चार्ज सप्लाई करेगा। और माइनस वाला क्या करेगा? प्लस चार्ज सप्लाई करेगा। अब जरा देखो कैसे। जैसे देखो, अब आपने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसके पास है। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है।
तो देखो प्लस वाला क्या कर रहा है, -4 सप्लाई कर रहा है और अपने को कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर दिया इसको इलेक्ट्रॉन देकर। तो जब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है भाई प्लस है तो -4 सप्लाई करेगा। तो क्या किया उसने, अपने डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को दे दिए। क्यों, ये तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है कहां, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, माइनस आई इफेक्ट। माइनस वाला क्या करता है, माइनस वाला क्या करता है, +4 सप्लाई करता है। तो देखो इसको इलेक्ट्रॉन मिला, ये देखिए ऐसे। तो यदि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रेजेंट के पास जा रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट, और यदि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसी के पास में है तो माइनस ई इफेक्ट। प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रेजेंट के पास जा रहे हैं, है ना, और माइनस ई इफेक्ट का मतलब डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये देखो इसके इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं, तो यदि रेजेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो प्लस ई इफेक्ट, रेजेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो माइनस ई इफेक्ट। ये देखो प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सर वैलेंसी 3 है बीच वाले की, कंप्लीट नहीं हुई। अंकुश कार्बोकैटायन बनाओगे तो कंप्लीट कैसे होगी, कार्बोकैटायन की तो 3 ही वैलेंसी होती है, ये इंटरमीडिएट है, अब प्रोडक्ट बनेगा फ्यूचर में, है ना, अभी ये कंपाउंड थोड़ी बने, ये तो सब इंटरमीडिएट है। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, रेजेंट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोला जाता है। ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ये जैसे ही रेजेंट को हटाओगे तो ये अपनी पुरानी सिचुएशन में चला जाता है। प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब है मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देगा तो डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन रेजेंट को देता है। माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब है मॉलिक्यूल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। आपने पूरा जीओसी खत्म कर लिया है, अब हमें करना है सी मतलब कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट नंबर 33। जीओसी में मैंने सब पढ़ा दिया है, अब हम लोगों को क्या करना है, खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मगर उससे पहले नोटबुक को खूब अच्छे से रिवाइज करना। नोटबुक को खूब अच्छे से रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे। ठीक है, कल आपको क्या है, कल आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा शाम को 5 बजे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मंडे से जो हाइड्रोकार्बन चालू होगा उससे कोई लेना देना नहीं है, मंडे से जो हाइड्रोकार्बन चालू होगा उससे कोई लेना देना नहीं है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है, वो एक सेपरेट टॉपिक है और उस पूरे सेपरेट टॉपिक को मैं उस क्लास के अंदर करा दूंगा 1 से 1.5 घंटे के अंदर। पूरा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है उसको सारा समझा दूंगा और उसके क्वेश्चन सब करा दूंगा। आप आराम से पूरे 1 हफ्ते के अंदर चाहे जब देख लेना, उसकी जरूरत हम लोगों को 1 हफ्ते के बाद ही पढ़नी है। आप चाहे तो संडे को देख लेना, मंडे को देख लेना, ट्यूसडे को देख लेना, वेडनेसडे को देख लेना, चाहे जब देख लेना, बस 1 हफ्ते के अंदर देख लेना, 3-4 दिन के अंदर। ठीक है, अब मैं क्लास को बंद करता हूं। आपको इसमें जो क्वेश्चन दूंगा ये मंडे को करके आइएगा आप लोग, इसमें जो क्वेश्चन दूंगा ये सारे क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा। ठीक है, बाय बाय। और नोटबुक को रिवाइज करते रहो जब तक ऑर्गेनिक चल रही है, ऑर्गेनिक की नोटबुक को डेली रिवाइज करो। अब जैसे जीओसी पढ़ाया है तो जीओसी की नोटबुक को डेली रिवाइज करो। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, ओके।